तो हम लोगों ने अभी तक मेटामॉर्फोसिस पढ़ा। टॉपिक है इस रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी बॉडी का पार्ट कट कर दें तो वो रीएक्टिवेट होके पूरा का पूरा क्या कर ले, उस डैमेज या फिर मिसिंग पार्ट को क्या करे, बना ले। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन इज द रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, यानी पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में फिर से हमने क्या करा है, डेवलपमेंट का रीएक्टिवेशन करा है। किसके लिए? टू रिस्टोर मिसिंग या फिर डैमेज टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डैमेज पार्ट को या फिर मिसिंग पार्ट को फिर से उसके डेवलपमेंट को रीएक्टिवेट करना, वो क्या कहलाता है? हमारा रीजनरेशन कहलाता है। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई? Although regeneration takes place in nearly all species, several organisms have emerged as a particular fruitful models for the study of regeneration. हालांकि जो मतलब सारे ही ऑर्गेनिज्म में, ज्यादातर सारे ही ऑर्गेनिज्म में, ऑल स्पीसीज में रीजनरेशन देखने को मिलता है, बट कुछ जो है वो मॉडल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिनमें रीजनरेशन की स्टडी की जाती है, बहुत अच्छे से की जाती है। एंड वो जो जीव हैं वो कौन कौन से हैं? हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया। प्लेनेरिया में आपने रीजनरेशन क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, है ना? प्लेनेरिया में आप लोगों ने रीजनरेशन क्लास 10th में ही पढ़ा है। एंड उसमें आप लोगों ने देखा था कि अगर मैं उसके एक पार्ट को कट कर दूं, पूरा बॉडी बना लेता है। हाँ, वो पूरा बॉडी जनरेट कर लेता है। ठीक है, ठीक है। देन अगर हम सेलामेंडर की बात करें, सेलामेंडर आर यूनिक एमंग टेट्रापोड। टेट्रापोड में सेलामेंडर बहुत ज्यादा यूनिक है। अगर मैं सेलामेंडर की अगर लिम्ब कट कर दूं, जो ये मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, ये एक्चुअली में ये जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में सेलामेंडर है। सेलामेंडर का अगर मैं लिम्ब यहाँ पे कट कर दूं, जैसे कि इसने करा था, एंड वो लिम्ब पूरी की पूरी रीजनरेट हो जाती है बहुत अच्छे से। तो टेट्रापोड में जो सेलामेंडर है उसमें लिम्ब का जनरेशन होता है, होल लिम्ब, यानी पैर जो है उसके, हाथ या फिर पैर, वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। एंड फ्रॉग लार्वी आर ऑफन यूज्ड टू स्टडी द रीजनरेशन ऑफ टेल। एंड फ्रॉग का लार्वा होता है, उसमें टेल का रीजनरेशन होता है, तो उसका स्टडी भी किया जाता है। ठीक है, और फ्रॉग के लार्वा में ही क्या होता है, जो आई का जो लेंस है वो भी क्या होता है, रीजनरेट होता है। मतलब आई लेंस, आई का जो लेंस है कैसे डेवलपमेंट होता है, वो भी यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द जेब्रा फिश, ठीक है, जो जेब्रा फिश होते हैं, have recently proved advantage for investigating the mechanism of regeneration of CNS। यानी रीजनरेशन में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, रेटिना कैसे पार्टिसिपेट करता है, उसमें क्या क्या मैकेनिज्म होता है, हार्ट में क्या होता है, लीवर में क्या होता है, फिन में क्या होता है, तो वो सब किस में क्या करा गया है, जेब्रा फिश में करा गया है। किस में करा गया है? जेब्रा फिश। तो ये है आपका जेब्रा फिश। ठीक है, although mammals are unable to rebuild whole appendages। ठीक है, आप अगर मैमल में देखो तो मैमल में कोई रीजनरेशन नहीं हो रहा, उसमें कोई होल अपेंडेजेस नहीं हो रहा। बट अगर मैं आपको बताऊं, मैमल में भी आप लोगों ने सुना होगा कि लीवर रीजनरेट कर जाता है, आप लोगों ने सुना होगा किडनी रीजनरेट कर जाता है, सुना है ना? तो इंडिविजुअल टिश्यू एंड ऑर्गन डू नॉट पॉजेस द रीजनरेटिव कैपेबिलिटी। मोस्ट नोटेबल आर एंटलर्स ऑफ डियर, है ना? अगर हम एंटलर्स ऑफ डियर की बात करें तो वो भी क्या होता है, रीजनरेट, उसमें एंटलर्स ऑफ डियर में क्या होता है, रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है एक्चुअली में, ये जो डियर के सींग होते हैं उसमें। ठीक है, ये जो स्लाइड है ये आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतना पहले मुझे बता दो। तो अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग आगे अगली स्लाइड में मूव कर जाते हैं। ठीक है, जो एक साइंटिस्ट है मॉर्गन, ठीक है, मॉर्गन ने नेम 2 पार्ट्स ऑफ रीजनरेटिव प्रोसेस। उन्होंने रीजनरेटिव प्रोसेस जो है, रीजनरेशन के जो प्रोसेस हैं, उनके 2 नाम दिए। एक आपका इपीमॉर्फोसिस होता है, दूसरा मॉर्फोलेक्सिस। ठीक है, ग्रेजुएशन में दोनों के क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, दोनों लॉन्ग आंसर में आ जाता है, या फिर इपीमॉर्फोसिस या मॉर्फोलेक्सिस का शॉर्ट आंसर में आ जाए। कभी कभी इपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलेक्सिस में डिफरेंस क्या है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिकली मॉर्गन है, वांटेड इपीमॉर्फोसिस टू स्पेसिफाई द, मतलब स्पेशली मॉर्गन ने इपीमॉर्फोसिस के बारे में बताया है। ठीक है, और उसको स्पेसिफाई करा है मॉर्फोलेक्सिस के थ्रू। ठीक है, तो इपीमॉर्फोसिस क्या होता है? इपीमॉर्फोसिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटायरली
न्यू टिश्यू बीइंग रीग्रोन फ्रॉम एम्पुटेड और सिमिलर इंजरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपीमॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। इन हाइड्रा, ठीक है। अगर मैं दोनों का आपको मतलब दिखाऊं तो एक सेकंड, मेरे पास डायग्राम होगा। इपीमॉर्फोसिस ये बेटा हाइड्रा है, एंड हाइड्रा में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस। तो मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है कि अगर मैं हाइड्रा का कहीं से भी ऐसे, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई इसका पार्ट ऐसे कट कर दिया है हाइड्रा का, ठीक है, एंड वो क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हाइड्रा बनाएगा, एंड ये वाला पार्ट आपका अलग हाइड्रा बनाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो इपीमॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि इपीमॉर्फोसिस मींस कि अगर मैं कोई भी पार्ट यहां से कट कर दूं एंड वो पार्ट फिर से रीजनरेट कर जाए तो इपीमॉर्फोसिस है। इपीमॉर्फोसिस यानी क्या है, कुछ पार्ट क्या हुए, फिर से रीजनरेट कर गया है, कोई भी पार्ट हो गया एंड फुल वैसे ही रीजनरेट कर जाए, केवल रीजनरेट हुआ है। बट मॉर्फोलैक्सिस क्या है, मॉर्फोलैक्सिस में ये होता है कि अगर मैं इसको कट कर दूं तो इसमें दो चीजें बनेंगी। एक तो ये नीचे की ओर ऐसे इसमें दिखाया ही गया है, ये वाला जो पार्ट है ये इसने ऐसे बनाया है, एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इतना जो पार्ट होगा वो भी पूरा का पूरा क्या बना लेगा, वो भी पूरा का पूरा क्या बना लेगा, ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इपोमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलैक्सिस। आई मेरी बात समझ में? इपीमॉर्फोसिस में केवल एक पार्ट डेवलप होगा जिस पार्ट को हम कट करा होगा, यानी है ना, एंड मॉर्फोलैक्सिस में क्या करा, अगर मैंने दो हिस्से कर दिए तो दो ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएंगे। बात समझ में? एक उस वैसे ही कैसे होता है वो बताऊंगा, ग्रेडियंट वगैरह वाला पूरा सिस्टम बताऊंगा। आई मेरी बात समझ में? ये लिखा भी है, अगर मैंने मान लो इसका अगर मैंने इतना भी टुकड़ा काटा है, कट करा है, तो इससे पूरी की पूरी बॉडी बन जाना, यानी एंटायर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट, वो आपका मॉर्फोलैक्सिस होता है। एंड एपीमॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि जितना पार्ट कट हुआ है उतना ही फिर से बन जाना, वो आपका क्या होता है, एपीमॉर्फोसिस होता है। आई मेरी बात समझ में? दोनों में क्या की डिफरेंसेस है वो समझ में आया? तो the key differences between the two form of regeneration is that epimorphosis involves cellular proliferation होता है, यानी सेल डिवीजन होता है, ब्लास्टिमा बनता है, एंड वेयर एज मॉर्फोलॉक्सल डज नॉट। मॉर्फोलॉक्सल में ऐसा कुछ ब्लास्टिमा वगैरह नहीं बनता है, ठीक है, उसमें कोई सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होता, सेल ऐसे डिवाइड होके ऐसा ब्लास्टिमा वगैरह सेल का ग्रुप बन के तैयार नहीं होता। वो आप ब्लास्टिमा क्या होता है अभी हम इपोमॉर्फोसिस डिटेल से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज अ इपीमॉर्फोसिस? इपीमॉर्फोसिस अगर हम देखें यहाँ पे, अब डायग्राम सबसे बेस्ट तो यही है, सुनिएगा। जैसे मान लो मैंने टेलामेर का लिम्ब है, मैंने वो कट, जब ऐसे हो जाएगा एंड ऐसे दिखाई देगा, अभी लगातार डिवीजन होगा, लगातार डिवीजन होगा, लगातार डिवीजन होगा, एंड ये जो सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड हो जाएंगे इसमें, यानी डी डिफरेंशिएशन होगा। क्या हो जाएगा? डी डिफरेंशिएशन, एंड डी डिफरेंशिएशन से ये आपका अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बन जाएगा, और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं। एंड ये जब ब्लास्टिमा फिर से री होगा, जब रीडिफरेंशिएटेड होगा, तो ये आपका जो एम्प्यूटेड वाला पार्ट था जो हमने कट करा था वो फिर से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो जैसे कि हम लोग प्लांट में हम लोगों ने टिश्यू कल्चर में जब पढ़ा था कि उसमें जब डी डिफरेंशिएशन होता है तो कैलस बनता है, तो इन द केस ऑफ एनिमल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टिमा बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है जिसको हमने कट करा है, जहां इस पार्ट है, इस पार्ट की जो सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड हो जाएंगी, यानी अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, वो स्टेम सेल्स बन जाएंगी। स्टेम सेल्स का मतलब वो पूरे के पूरे अब ऑर्गन को की सेल्स को क्या बना सकती हैं। आई मेरी बात समझ में? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? तो मैं थोड़ा और गहराई में जाऊं।
देखिए, अगर इपीमॉर्फोसिस को थोड़ा सा और डिटेल में समझूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जब भी बेटा ये सेलामेंडर है एंड ये सेलामेंडर का लिम्ब है ऐसे करके, ठीक है, एंड फॉर द एक्सपेरिमेंट मैंने इस लिम्ब को कट कर दिया। कट का मतलब क्या होता है? एम्पुटेटेड। एम्पुटेटेड मैंने इसको क्या कर दिया, मैं इसको कट करूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ की जो सेल्स होंगी बेटा, यहाँ की जो सेल्स हैं ये क्या करेंगी, अभी तो ये सेल्स पता है कि भाई ये आपका नर्व सेल है ना, ये आपका मसल सेल्स है, ये समथिंग है, ये समथिंग है, ये समथिंग है। अब ये क्या होंगी, ये सारी की सारी सेल्स अनडिफरेंशिएशन में चली जाएंगी, यानी अनडिफरेंशिएटेड होंगी, एंड उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब ये सारी की सारी के सेल कैसी हो जाएगी, डी डिफरेंशिएटेड हो जाएंगी। एंड जब ये सारी की सारी सेल डी डिफरेंशिएटेड हो जाएंगी तो बन जाएगा यहाँ पे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बन जाएगा, एंड उस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बन जाएगा, एंड वो लगातार डिवाइड हो रहा होगा। पहले ये डी डिफरेंशिएटेड सेल्स बनेगी एंड अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स बनेगी इससे वो क्या बन जाएगी, थोड़ी बहुत डिवीजन होगा उसमें, एंड डिवीजन से यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगी। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टिमा बोलेंगे। एंड उस ब्लास्टिमा को कुछ भी नहीं पता कि ये नर्व सेल्स थी कि ये क्या, कुछ नहीं पता। आई मेरी बात समझ में, यहां तक आया? अब मुझे ये बताइए बेटा कि आपने स्टेम सेल्स का कभी नाम सुना है? स्टेम सेल्स बेटा वो सेल्स होती है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर जाइगोट लिया है तो जाइगोट हैज कैपेबिलिटी कि वो आपका पूरा का पूरा बॉडी बना सकता है, एंड बॉडी बना सकता है तो कहने का मतलब उसमें उस का स्टेम सेल हुआ, एंड ये इस स्टेम सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्ल्यूरी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्टेम सेल्स है, इट इज द मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स दैट कैन जनरेट अ फुल बॉडी, यानी मल्टीपोटेंट यानी हर चीज बना सकती है, वो ब्लड बना सकता है, वो आपका ऑर्गन बना सकता है, वो सब कुछ बना सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपोटेंट सेल बोलते हैं, ठीक है। बट एक स्टेम सेल्स होता है यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट का स्टेम सेल्स का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया हिमोटिपोटिक स्टेम सेल्स, हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हिमैटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स है इट कैन ओनली फॉर्म्स आरबीसी। तो अभी इसको हिमैटोपोटिक कैसा होगा, यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट यानी केवल एक चीज बना सकता है, बट जाइगोट कैसा है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ये सब कुछ बना सकता है। आई मेरी बात समझ में? तो अगर हम बात सेल से किस तरीके का है, ये यूनिपोटेंट के तरीके। यूनिपोटेंट यानी ये अगर मैं कहता हूँ कोई नर्व सेल्स से डिफरेंशिएशन से कोई अगर सेल बनी होगी, डिफरेंशिएटेड सेल्स, तो वो केवल क्या बना सकता है, नर्व सेल बना सकता है। मसल वाला सेल मसल्स बना सकता है, फाइबर वाला सेल तो केवल फाइबर बना सकता है। तो वो कैसी सेल है, यूनिपोटेंट सेल है। बट जो स्टेम सेल्स होता है उसमें डिवीजन की बहुत ज्यादा क्षमता होती है, इसीलिए वो ग्रोथ करके ब्लास्टिमा बनाता है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? यस। चलिए, तो इसके बाद यहां पे ब्लास्टिमा बनने के बाद इसके चारों ओर एक एपिकल एक्टोडर्मल कैप बन जाती है, एंड एपिकल एक्टोडर्मल कैप का मतलब जो कटा हुआ पार्ट था उसके ऊपर एक लेयर बनती जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिकल एक्टोडर्मल कैप। एपिकल एक्टोडर्मल कैप कुछ एंजाइम्स नहीं, एक्चुअली में कुछ फैक्टर रिलीज करती है। वो जो फैक्टर हैं वो क्या करते हैं, सेल के प्रोलिफरेशन में मदद करते हैं, प्रोलिफरेशन में। एंड प्रोलिफरेशन से क्या होगा, रीडिफरेंशिएशन हो जाएगा, एंड उस रीडिफरेंशिएशन से आपका पूरा का पूरा लिम्ब बन के तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई?
अब आप कहोगे सर कि अगर मैं कहूँ कि पैटर्न एकदम फॉलो होगा क्या, मैं कह दूं ये मेरे पास इसमें 5 उंगली थी तो इसमें भी 5 उंगली बनेगी, मतलब जैसा ये था सेम टू सेम वैसा बनेगा। तो इसमें पैटर्न फॉलो होता है बेटा, जो पैटर्न है उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में आपकी बॉडी थी वैसा ही सेम टू सेम ये इपीमॉर्फोसिस में स्ट्रक्चर रीजनरेट हो जाता है। तो सैलामेंडर में अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे रीजनरेशन हुआ है, सैलामेंडर में अगर हम आपको रीजनरेशन दिखाएं तो यू कैन सी, सबसे पहले ये आपका रिकॉर्डिंग चालू है, ओके। तो यू कैन सी कि यहाँ पे आप स्क्रीन नहीं दिख रही ना अभी, अब दिखेगी। यहाँ पे अगर आप देखें बेटा, यहाँ पे सैलामेंडर का कट करा गया है एंड इस पार्ट को कट करके एम्प्यूटेड करा गया है। जब एम्प्यूटेड करा गया तो यहाँ पे 7 डेज में थोड़ा सा स्ट्रक्चर निकला। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एपिकल एक्टोडर्मल कैप देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ब्लास्टीमा देखने को मिलेगा एंड उसी पैटर्न, जिस पैटर्न में आपका हाथ था वैसे वैसे धीरे धीरे लगभग 72 डेजेस में आपका पूरा का पूरा लिम्ब का फॉर्मेशन हो गया है। आई मेरी बात समझ में? देखिए बेटा, रीजनरेशन की अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो किस तरीके से रीजनरेशन होता है। सबसे पहले अगर हम लोगों ने चर्चा करा कि अगर वो कोई मल्टी पोटेंट सेल होगा तो मल्टी पोटेंट सेल्स कैन फॉर्म ऑल सेल्स, मतलब वो आपका लीवर सेल्स भी बना सकता है, वो आपका स्ट्रेटेड मसल्स भी बना सकता है, वो आपका स्मूथ मसल्स बना सकता है। बट यूनिपोटेंट सेल का है, मैं अगर बोल दूं ये यूनिपोटेंट सेल्स है तो या तो ये खुद को बना पाएगा या तो वो एक स्पेसिफिक सेल को बना पाएगा, या तो खुद को बना पाएगा या तो स्पेसिफिक सेल को, या तो खुद को या तो फिर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन। तो स्टेम सेल में आप याद रखना मल्टीपोटेंट सेल जो कि कुछ भी बना सकता है एंड यूनिपोटेंट सेल। अब मल्टीपोटेंट सेल ही आगे जाके 2 सेल में डिवाइड हो जाता है एंड बहुत सारी सेल्स में आगे डिवाइड होगा एंड उसका पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सेल बनाने का उसको ऑर्डर आ जाता है, तो वही सेल बनाता है, तब वो यूनिपोटेंट होता है। तो ये कैसे बनाएगी, डिवाइड होके बनाएगी, प्रोलिफरेट होके बनाएगी। तो जब ये डिवाइड होगी, मान लो ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हुई एंड अब ये कोई पर्टिकुलर सेल्स बनाती है एंड ये पर्टिकुलर सेल्स केवल ये बना सकता है ना। ये मान लो लीवर बना सकता है, लीवर, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर सेल्स है, ये इस हार्ट बना रहा है, हार्ट कार्डियक मसल्स बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला सेल तो सब कुछ बना सकता है, ये लीवर भी बना सकता है, बट आगे जाके जब ये डिवाइड हुआ तो ये आपका यूनिपोटेंट सेल में बन गया और ये क्या था, आपका मल्टीपोटेंट सेल था, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, अगर मैं बात करूं इपीमॉर्फोसिस में कैसे रीजनरेशन होता है। इपीमॉर्फोसिस में आपका ये मान लेते हैं ये हमारा स्मूथ सेल है, स्मूथ मसल्स है, ठीक है। ये आप समझते होंगे, स्मूथ मसल सेल आपका स्मूथ मसल। अब ये पहले डिफरेंशिएशन, यानी स्मूथ मसल्स तो हमको क्लियर है कि ये स्मूथ मसल्स क्या बनाता है, ये आपका कोई भी स्मूथ ऑर्गन को बनाता है, जैसे कि आपका लीवर हो गया, सब में स्मूथ मसल्स होते हैं। सबसे पहले डीप डिफरेंशिएशन होगा, यानी अपनी प्रॉपर्टी को, जैसे कि इन लोग ये अपना अब ये आपका जो यूनिपोटेंट सेल है, इट कैन फॉर्म ना, इट कैन फॉर्म दिस, इट कैन फॉर्म दिस, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसा मल्टीपोटेंट जैसा दिख रहा है, बट ये वाला अगर डी डिफरेंशिएशन हुआ तो ये आगे जाके यही बनाएगा, ठीक है। ये कोई दूसरा ये वाला सेल यूनिपोटेंट बनाए तो ऐसे कुछ और ही बनाएगा, तो ये यहाँ पे यूनिपोटेंट है, ठीक है। फिर अगर मॉर्फोल एक्सिस में बात करूं तो मॉर्फोल एक्सिस में डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन का मीन्स यहाँ पे कोई पहले डी डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि आपका डी डिफरेंशिएशन करके स्टेम सेल्स बने, ये स्टेम सेल्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। स्टेम सेल्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, आपका नॉर्मली एक कंपनसेटरी सेल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास सेल्स स्टेट करना, मतलब सेल्स की कमी प्रोलिफरेट करेगा एंड बहुत सारी सेल्स को बना लेगा। आई मेरी बात समझ में? अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है क्या होता है, तो एक बार मैं छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ कि मान लेते हैं अभी स्टूडेंट है, यू आर द स्टूडेंट ना, तो ये आप अभी क्या बन सकते हैं, अभी आप कुछ भी बन सकते हो, अभी आप कुछ भी बन सकते हो।
आप IIT आप मैथ ले लोगे तो आप IITian बन सकते हो, ठीक है। IITian स्पेलिंग गलत है, ठीक है। आप बायो ले लोगे तो आप मेडिकल, कॉमर्स ले लोगे तो अपना बढ़िया सा ई-कॉमर्स का बिजनेस या फिर CA वगैरह बन जाओगे। तो यू आर द, अभी आप जब स्टूडेंट हो, आप छोटे बच्चे हो, तो आप मल्टी पोटेंट हो, यानी आप कुछ भी बना सकते हो। बट है ना, वैसे ही सेल आपका डिवाइड होता है ना। लेकिन जब आप मान लो बायो आपने ले लिया, तो अब जो आप बायो वाले अगर स्टूडेंट हो तो आप केवल मेडिकल में जा सकते हो, यानी आप कैसे हो, यूनिपोटेंट हो। आई मेरी बात समझ में? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अगली क्लास में हम लोग इपीमॉर्फोसिस स्टार्ट करेंगे। आई समझ में? ठीक है। तो उस टाइम पे स्क्रीन दिखी नहीं, मैं ये बोल रहा था कि स्टूडेंट जो है मल्टीपोटेंट हो गया, एंड अगर उसने बायो ले लिया तो वो केवल अब मेडिकल में जा सकता है, तो यूनिपोटेंट है ना, इस तरीके से। चलिए, तो अगली क्लास में हम लोग इपीमॉर्फोसिस को अच्छे से डिस्कस करने वाले होंगे। ये आपका पार्ट 1 बन के तैयार हो गया।